नमस्ते। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पारित करा लिया है। विपक्ष ने पूरा जोर लगाया, लेकिन इसके बावजूद संख्या बल पूरी तरह से सरकार के साथ दिखाई दिया। शुक्रवार को देश भर में जुम्मे की नमाज हुई, सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में भी कांग्रेस के नेता पहुंच गए। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व कानून मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी जुड़ गए। रविशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। रवि जी, पहला सवाल आपसे यही है कि ये पूछा जा रहा है कि आखिर क्या वजह थी कि सरकार ने तमाम विरोध के बावजूद इस बिल को पारित कराने के लिए पूरा जोर लगा दिया। हमारे साथ संख्या बल है, हमारी पार्टी, सारे सहयोगी, पूरा देश सभी साथ में है। तो चूंकि आपने एक बात कही है तो अपनी बात थोड़ा मैं बैकग्राउंड से शुरू करता हूं। जी। कांग्रेस वाले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, शाहबानों में राजीव गांधी झुक गए, याद है ना आपको? कुछ 100 रुपये मिले थे मेंटेनेंस एक 75 साल की बूढ़ी महिला को। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदलवा दिया। 3 तलाक का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बेवा महिलाओं के पक्ष में था। 3 तलाक पूरी दुनिया में बदल गया, भारत में नहीं बदल सकता क्योंकि ये लोग खड़े हो गए। धारा 370 का विरोध किया। आज कश्मीर में देखिए खुशहाली है, फेयर इलेक्शन हुआ, एक जगह रिपोल नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट है। जहां पाकिस्तानी झंडा लहरा था वहां तिरंगा लहरा रहा है। राम जन्मभूमि का इन लोग विरोध किया, याद है ना? कांग्रेस के लोग कहे थे सुप्रीम कोर्ट में मत सुनवाई करिए। आज देखिए वहाँ 16 करोड़ लोग विजिट किए। तो कांग्रेस पार्टी बार बार हार करके भी वोट बैंक के मकड़ जाल में फंसी हुई है, और बाकी लोग भी। देश बदल रहा है, यही मैं कहना चाहता हूं। और ये वक्फ बदलाव एक सुधार है हमारी अक़लियत के, ख़वातीनों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, बेटों के लिए, आपके जो बेवाएं हैं उनके लिए, और जो पिछड़े मुसलमान हैं जिनकी कोई कोशिश नहीं की गई। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, फिर आप सवाल पूछेंगे, ये सवाल न इबादत का है, न मस्जिद का है, न मंदिर का है, न कब्रिस्तान का है। ये शुद्ध और शुद्ध सवाल है कि वक्फ की संपत्ति के मैनेजर साहब मैनेजरी ठीक कर रहे हैं, जो वाकिफ ने दिया उसके इच्छा के अनुसार, या अपना पेट भर रहे हैं। जी, यही तो है। लेकिन जो चुनौती भी कहा था, आज आपके चैनल पर जो चुनौती कांग्रेस पार्टी ने दी है सुप्रीम कोर्ट में, उनका यह कहना था रवि जी कि असंवैधानिक है। ये जो पूरा बिल लाई है सरकार, यह असंवैधानिक है, संविधान के प्रावधान के खिलाफ है, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय को अपने जो मामले हैं उनको अपने हिसाब से चलाने की आज़ादी संविधान ने दी है। और इसी के साथ जिस तरह से इन बोर्ड्स में रखा गया है गैर मुस्लिमों को, ये उनके अधिकारों पर अतिक्रमण है। पहली बात मैं बता दूं कि लगता है कि कांग्रेस के मित्रों ने अब संविधान को ठीक से पढ़ना बंद कर दिया है। मैंने अपने बहस में लोकसभा में कहा था, संविधान के छात्र के रूप में, कि संविधान की धारा 15 फंडामेंटल राइट में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि महिलाओं के विकास के लिए कार्रवाई की जा सकती है सरकार के द्वारा। जो पिछड़े सामाजिक रूप से लोग हैं उनकी बढ़ोतरी के लिए भी कार्रवाई हो सकती है। तो अगर संविधान के फंडामेंटल राइट में इस बात का जिक्र है, तो अगर हम उन बेवा महिला, ख़वातीनों, विधवाओं के लिए जो संपत्ति का उपयोग नहीं हो रहा है, अगर ये हम कानून लाए हैं तो इसमें क्या असंवैधानिक है? उसी प्रकार से अगर पासमानदा मुसलमान जो पिछड़े हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, अगर उनके लिए हो रहा है तो क्या गलत है, इसमें असंवैधानिक है? मैंने सदन में कहा था, अखिलेश बाबू, मैं आपके चैनल पर आज रिपीट कर रहा हूं, 8 लाख वक्फ की संपत्ति, एक भी स्कूल है जिस पर बना, एक भी कॉलेज है,
एक भी मेडिकल कॉलेज है, एक भी अस्पताल है, एक भी स्किलिंग सेंटर है, एक भी बच्चियों के कढ़ाई सिलाई का सेंटर है क्या? हाँ, मॉल कितने खड़े हो गए हैं, आपके 5 स्टार होटल कितने खड़े हो गए हैं, ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। मेरे शहर पटना में डाबंगला चौराहा आ जाइए, बाएं तरफ चलिए तो वक्फ की ज़मीन पर आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई पड़ेगी। तो क्या मतलब है इसका भाई? 5 स्टार होटल दिखाई पड़ेगा? क्योंकि मुतवल्ली साहब, जिनको मैनेजर कहा जाता है, मैंने मोहम्मदन लॉ मुल्ला का भी कोट किया था पैरा 202 कि दे आर जस्ट सुपरिटेंडेंट्स एंड मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी। क्योंकि जब वक्फ दिया जाता है तो वक्फ की संपत्ति अल्लाह की हो जाती है, क्योंकि वक्फ ने दिया दीनहीन के मदद के लिए। तो मैनेजर साहब, मुतवल्ली साहब, ये पूरी लड़ाई मुतवल्लियों के राइट्स की है, एब्यूज़ की है कि ये संपत्ति हमारी है, हम जो चाहेंगे करेंगे। तो आपको ऐसा करने नहीं दिया जाएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको अकाउंटिंग देनी पड़ेगी, आपको ऑडिट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि इस संपत्ति का हम ये सदुपयोग दुरुपयोग कर रहे हैं। ये आपको मालूम है ना कि दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया गया। मैंने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये तो फोर्ट विलियम जो है वो हमारा है, पूरा बहादुर शाह जफर मार्ग हमारा है, संसद की ज़मीन भी उनकी है, राष्ट्रपति भवन की ज़मीन भी उनकी है। और ये जो 2013 का कानून कांग्रेस ने बदला था चुनाव के ठीक शुरू होने के पहले, उसमें क्या कहा था? जब भी वक्फ सोचता है कि ये ज़मीन वक्फ की है तो थोड़ा सतही इंक्वायरी करके वक्फ डिक्लेयर कर दिया, तो वक्फ हो गया तो हो गया। आज क्यों क्रिश्चियन मिशनरीज पूरा विरोध कर रहे हैं? केरला के बाकी जगह उनके चर्च को डिक्लेयर कर दिया, कर्नाटका में मंदिरों को डिक्लेयर कर दिया। आप होते कौन हैं? तो ये सारी बातें कही जाएगी, सदन में भी कही गई है, 15 घंटे की बहस हुई दोनों जगह, तो ठीक है। तो आप सेक्शन 40 की बात कर रहे हैं, सेक्शन 40 जिसमें ये कहा गया था कि सेक्शन 40 जिसमें कहा गया था कि वक्फ की संपत्ति जो है, वक्फ जिसको कह देगा वो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको बदलाव किया गया, तो उनको जाने का अधिकार है। अखिलेश बाबू, जाने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक में हारे ना, राम जन्मभूमि में हारे ना, 370 में हारे ना, इसमें भी हारेंगे। पर जाने का अधिकार तो उनको है, या आपको लगता है कि जो काम वो संसद में नहीं करवा सके वो चाहते कि अदालत के माध्यम से हो जाए? उनको बिल्कुल जाने का अधिकार है। एक साधारण व्यक्ति को भी सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है अपने अधिकारों के लिए, उस पर हमारी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये वोट बैंक के इस पूरे इसमें कांग्रेस पार्टी ऐसी ग्रसित है, क्षेत्रीय पार्टियों के हाल छोड़ दीजिए आप। और देखिए, मैंने सदन में कहा था, अखिलेश बाबू आप अनुभवी पत्रकार हैं ना, तो आपको मैं बता रहा हूं और आपको वो दिन याद होगा, राजीव गांधी ऐसे युवा प्रधानमंत्री, 400 का बहुमत था, शाहबानों पर झुके और आज तक कांग्रेस पार्टी को दोबारा पूर्ण बहुमत लोकसभा में नहीं मिला। इतने लोकसभा के चुनाव हुए हैं जी, गिरते ही गए, गिरते ही गए, फिर भी नहीं सुधरते हैं। तो हम क्या करें? देश की हवा क्या बह रही है और वो कहाँ बह रहे हैं, ये आपके सामने है। तो जो बात कुछ मुस्लिम संगठन कह रहे हैं रवि जी कि इसमें तो मुसलमानों के जो अधिकार है वो छीने जा रहे हैं, उनकी जो ज़मीन है वो छीन ली जाएगी, सरकार उस पर कब्जा कर लेगी, और साथ ही आंदोलन की भी चेतावनी दे रहे हैं। क्या आपको आशंका नहीं है कि कुछ वैसा ही ना हो विरोध जैसा कि सीए के टाइम पर हुआ था, एनआरसी की बात जब की गई थी तब हुआ था? देखिए, सीए में क्या कहा गया था कि हमारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। माननीय अमित शाह जी ने सदन में कहा, एक मुसलमान के अधिकार छीने गए क्या जो हिंदुस्तान में रहते हैं? वो कानून था ही नहीं। वो था अफगानिस्तान, पाकिस्तान इत्यादि देशों से, बांग्लादेश से जो हिंदू हैं, वे जो ईसाई हैं, जो सिख हैं, उनके लिए था ना। तो उसी प्रकार से मुसलमान लोग समझेंगे। लेकिन एक बात
मैं आपके चैनल पर बड़े विनम्रता से एम्फेटिकली कहना चाहता हूँ, ये वक्फ कानून मुस्लिम समाज की 1 इंच ज़मीन नहीं लेता, न उनकी मस्जिद लेता है, न उनका कब्रिस्तान लेता है, न उनके इबादत घर लेता है। वो बिल्कुल देश के नागरिक के रूप में अपनी आस्था का पूरा सदुपयोग करें। ये सिर्फ और सिर्फ जो मुतवल्ली हैं वक्फ की संपत्ति जो मैनेजर साहब हैं उनकी जवाबदारी तय करता है। हिसाब दो, ऑडिट कराओ, सदुपयोग करो खवातीनों के लिए, पिछड़ों के लिए। और आपने जो बात कही काउंसिल में, तो ये भी एक आज मैं बड़ा सवाल आपके सामने उठा ही दूँ। आपने पूरा देखा होगा, उसमें रिटायर्ड जजेस हैं, उसमें एकेडमिशियन हैं, एमिनेंट लोग हैं, सब कुछ है। 2 मुस्लिम महिलाएं हैं तो क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है? आज मुस्लिम महिलाएं देश की राष्ट्रपति बन सकती हैं, मुस्लिम देश हवाई फाइटर प्लेन चला सकती हैं, देश में बड़ा बड़ा काम कर सकती हैं, तो क्या वो बन नहीं सकती हैं? क्या मुख्यमंत्री बन सकती हैं, बड़ी बड़ी मंत्री बन सकती हैं, सेना की बड़ी बड़ी अफसर्स बन सकती हैं? ये कौन सी सोच है? यही तो सवाल है। ये सोच क्या है? ठीक, आज इस सोच से निकलने की ज़रूरत है जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश की बड़ी संख्या में खवातीन, मुस्लिम बेटियां वो समझेंगे और नौजवान मुस्लिम जो देश में बदलाव चाहते हैं वो भी उसका समर्थन करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। आपने शाहबानों का जिक्र किया मामले का, कहा कि इसके बाद से राजीव गांधी की जो ताकत है, कांग्रेस की ताकत तो लगातार कम होती चली गई। लेकिन अब बिहार के विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, वहाँ पर आरजेडी तेजस्वी यादव बड़ा मुद्दा बना रहे हैं इस बात को कि जेडीयू ने आखिर कैसे, जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, एक ऐसे बिल का समर्थन कर दिया जो उसके हिसाब से मुसलमानों के हितों के खिलाफ है। क्या आपको ये लग नहीं रहा है, आप तो खुद बिहार से आते हैं, वरिष्ठ अनुभवी नेता हैं, कि बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, जेडीयू के कारण गठबंधन को आपको नुकसान हो सकता है, और जिस तरह से जेडीयू के भीतर इस्तीफों की झड़ी लगी है वो भी गठबंधन के लिए गंभीर प्रश्न पैदा करेगा? पहली बात आप जान लीजिए, आप ही ने कहा उनके अनुसार जो कम्युनल है, ये नहीं है ना। हम भी जाएंगे ना, पसमंदा मुस्लिम बिहार में बड़ी संख्या में है। जब उनको मालूम होगा, आपको बता दें, कल मैंने जो वक्फ पर सदन में परसों बताया था तो देश चूँकि देख रहा था, तो बहुत लोगों ने कहा कि हमें नहीं मालूम था कि मुतवल्ली साहब का मैनेजर है और कुछ नहीं है। तो है ना, तो बताएंगे ना, हम बताएंगे, देखो तुम्हारी ये ज़मीन थी, उस पर ये बनना था, देखो तो कितना बड़ा होटल खड़ा हो गया है, कितना बड़ा मॉल खड़ा हो गया है। ये हमको जवाब देना होगा और हम देंगे जवाब। और आपसे फिर कह रहा हूँ, बिहार जीतेंगे जैसे दिल्ली जीते, जैसे हरियाणा जीते और जैसे महाराष्ट्र जीते। तो अब देश बहुत आगे बढ़ गया है। वो संविधान की लाल किताब लेकर भले चलें, हम संविधान की सही तस्वीर बताएंगे कि तुम्हारे अधिकारों को मजबूती देने के लिए तुम्हारे वक्फ की संपत्ति का सही उपयोग हो, तुम्हारे हक में हो, इसके लिए कानून है। रवि जी, संसद में हमने देखा मतदान जब हुआ तो जो बातें कही गई थी 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद कि देखिए बीजेपी की सीटें कम हो गई, बीजेपी के जो तथाकथित विवादास्पद मुद्दे हैं उन पर अब सहयोगी दल साथ नहीं देंगे, जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं वो बीजेपी के साथ नहीं आएंगी, लेकिन जनता दल यू हो, टीडीपी हो, चाहे एनसीपी हो, या जनता दल सेकुलर हो, चाहे एलजेपी हो, चाहे आरएलडी हो, ये तमाम पार्टियां इस मुद्दे पर साथ आई हैं। तो जो मोदी जी का एक संदेश था 2024 के चुनाव के बाद कि ये कंटिन्यूटी का मैंडेट है, क्या आपको लगता है कि ये वही कंटिन्यूटी को दिखाता है कि किस तरह से जो बीजेपी का एजेंडा है वो आगे चलता रहेगा? पहले बता दें कि ये बीजेपी का एजेंडा नहीं है अखिलेश बाबू, ये देश का एजेंडा है, ये सकारात्मक सुधार का एजेंडा है, ये इस देश के मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रगतिशील कदम का एजेंडा है, ये स्पष्ट जान लीजिए जी। और जो आपने बिहार में जेडीयू के कुछ लोग रिजाइन कर रहे हैं, छोड़ दीजिए वो कौन लोग हैं, हम भी जानते हैं, इसलिए इसमें कोई परेशानी नहीं है। वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग समझते हैं, मैं अपने प्रदेश को जानता हूँ। और चूंकि आपने इतना सवाल कर दिया ना, तो मैं एक बड़ी बहस पे जाना चाहता हूँ।
आपके अनुभव का लाभ लेकर के, क्योंकि आपने हमारी पार्टी को देखा है वर्षों से। हम 2 पर थे ना अखिलेश बाबू, हाँ जी 84 में, और आज कहाँ पहुँच गए? तीसरी बार मोदी की सरकार है कि नहीं? उसके पहले वाजपेयी की सरकार थी कि नहीं? और बड़े बड़े वामपंथी और प्रगतिशील और जो खान मार्केट गैंग दिल्ली में बैठ के सर्टिफिकेट देते हैं तुम सेक्युलर हो, तुम कम्युनल हो, वो कहाँ चले गए हाशिए पर? यही समझिए कि सेक्युलर नॉन सेक्युलर अपीजमेंट पॉलिटिक्स ये पिछले जो लगभग 40-45 साल से चल रही है वो सिकुड़ गई है। देश आगे निकल गया है, लेकिन सोच वही है। और मैं सदन में कहा था, आज फिर कह रहा हूं, इतने लंबे समय हो गया लेकिन स्वर यही, सुर वही, तीखापन वही, जबरदस्ती किसी को सेक्युलर कम्युनल कहने के सर्टिफिकेट की कोशिश वही है। और बाय द वे, कल वायनाड की श्रद्धामना एमपी कहाँ थी परसों? प्रियंका जी मुस्लिम लीग के समर्थन से जीत के आई हैं। हमको बोलने नहीं देते हैं। बोलने वाले राहुल गांधी कहाँ थे भाई? क्यों नहीं बोले? सदन में उपस्थित थे। यही सवाल है, क्यों नहीं उपस्थित थे? चित भी मेरी, पट भी मेरी। ये देश ऐसे नहीं चलता अखिलेश बाबू। ये देश आगे निकल गया है और इस देश की अक़लियत जमात भी सोच रही है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमारी भी चिंता हो रही है, वो समझते हैं। एक आखिरी प्रश्न रवि जी, जो समर्थन मिला है इस बिल पर, इससे पहले भी कई इस तरह के बिलों पर, क्या लग रहा है कि आप अगर समान नागरिक संहिता का कानून लेकर के, बिल लेकर के आएंगे तो उस पर भी आपके सारे सहयोगी दल साथ देंगे? देखिए, ये तो प्रदेशों में हो ही रहा है, आप देख रहे हैं, उत्तराखंड में हो गया। तो ये भी एक संवैधानिक आवश्यकता है, वो तो चर्चा की बात है, क्यों नहीं बताएंगे, उनको समझाएंगे। लेकिन हमारे सहयोगियों के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है ये वो भी समझते हैं ना। जब विषय रखा गया, मुझे बहुत से जदयू के मित्रों ने कहा, रवि जी आपका हम भाषण सुन रहे थे और कई सच्चाई हमें भी मालूम हुई, माननीय गृहमंत्री जी ने रखा, किरण रिजिजू जी ने रखा, तो वास्तविकता तो ये है ना। मैं फिर रिपीट करूंगा जी, न किसी की मस्जिद, न किसी का कब्रिस्तान, न किसी की संपत्ति, कुछ नहीं। वक्फ क्या है? किसी वाकिफ ने जमीन दी जो अल्लाह की हो जाती है और मुतवल्ली उसके मैनेजर होते हैं। तो ये पूरी कहानी है, मैनेजर साहब की मैनेजरी ठीक है या वो अपना पॉकेट भर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। सरकार की जमीन लूट लेते हैं, कह दिया वक्फ, क्रिश्चियन मिशनरी की कह दिया, चर्च को कह दिया। हमारे पटना में गर्दनी बाग में एक तालाब है, सरकारी जमीन पर वहाँ छठ होता है, तो ये तो हमारा वक्फ है। ऐसे कैसे चलेगा भाई? तो सरकारी जमीन पर तुम कब्जा नहीं करोगे, कार्रवाई होगी, तो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? या अपनी संसद को कहवा दें कि ये भी वक्फ है, वो कहते हैं, वहाँ बैठना बंद कर दें। जी, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए दर्शकों को कि बीजेपी ने आखिर ये बिल क्यों लेकर के आए और क्यों समर्थन मिला है सहयोगी दलों का।